हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका फिर से स्वागत है वीर फिजिक्स क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 बी, जिसका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। एक्सेलरेशन का आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। डाउन, डाउन का मतलब नीचे। ए रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ का मतलब जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, रफ है। रफ का मतलब जहां पर फ्रिक्शन है वो काम करता है। इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है आपको बताया था। इंक्लाइंड प्लेन इज दैट प्लेन विच मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजेंटल सरफेस। जो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, उसे हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। क्लियर। तो जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताया, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी डाउन, रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ का मतलब जो आपके पास स्मूथ सरफेस नहीं है। इंक्लाइंड विद क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन विच मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल सरफेस। अब इसी चैप्टर में मैंने पीछे की वीडियो में आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रेपोज की बात की थी। किसकी बात की थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रेपोज। तो एंगल ऑफ रेपोज क्या है, क्योंकि यहां पर रिवाइज करने की आवश्यकता है। एंगल ऑफ रेपोज इज द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन, नॉट एक्चुअल मोशन, जस्ट स्लाइड डाउन on a inclined plane, then that angle between the horizontal surface and inclined plane is called angle of repose. क्लियर। यानी वो एंगल जिस पर क्या होता है, बॉडी जस्ट स्लाइड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रेपोज। लेकिन यहां पर हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आएगा, जब बॉडी की वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, चेंज। और एंगल ऑफ रेपोज पर तो जस्ट क्या था कि बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। लेकिन यहां पर तो बच्चों हमने एक्चुअल मोशन करवाना है, तो एक्चुअल मोशन करवाना है तो इसका मतलब जो एंगल होगा इंक्लाइंड प्लेन के साथ, दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेपोज। तो ये केस है, इसको हम फर्स्ट केस मान सकते हैं। क्लियर। ये केस है, पहला केस है जिसमें थीटा जो एंगल बनेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेपोज। ये जो थीटा एंगल है दैट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेपोज, ये पहला केस है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये केस मान के चल रहे हैं कि थीटा जो है, जो एंगल लेंगे इंक्लाइंड प्लेन का, वो ग्रेटर है एंगल ऑफ रेपोज के लिए। ठीक है। तो एंगल ऑफ रेपोज से ज्यादा है तो बॉडी है वो, उसके अंदर एक्चुअल मोशन आएगा रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। क्लियर। तो इसका हम जैसे डायग्राम देखते हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर दिस इज द हॉरिजेंटल प्लेन। ये आपके पास क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है। तो आपको बताया था इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है। इंक्लाइंड प्लेन में एक एंड को एक हाइट तक उठा देते हैं विच मेक एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। तो जैसे यहां पर मैंने एक प्लेन इसको उठा दिया एक हाइट तक, जो कि यहां पर ये एक थीटा एंगल बना रहा है, और यहां से इसके साथ ये जो हाइट है वो हाइट क्या है, एच हाइट है। बेटा इनका यूज आगे भी होगा, आगे के टॉपिक्स हैं उनमें भी इसका बहुत यूज होगा। तो ये एक हॉरिजेंटल प्लेन था, इसको एक हाइट से उठा दिया, ये एक थीटा एंगल बन गया। दिस थीटा एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेपोज। यानी यहां पर जब हम कोई भी बॉडी रखेंगे उस बॉडी के अंदर एक्चुअल मोशन होगा। क्या होगा, एक्चुअल मोशन होगा। क्लियर। तो इसको समझने के लिए हम क्या कहते हैं कि यहां पर लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी हुज मास इज m। इसका मास जो है वो कैसा है, m है इसका मास, जिसमें डाउनवर्ड जो है इस बॉडी का वेट काम करेगा। मैंने कहा था बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, वेट काम करेगा। वो किसके बराबर होगा बेटा, mg के। किसके बराबर होगा, mg। इसी बॉडी, अब बॉडी के परपेंडिकुलर जो मैं बोल रहा हूं उसी को आप नोट्स की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको कहा कि लेट अस कंसीडर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन द वन एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज अप राइज
to a height h which make an angle theta. Now this is a inclined plane. ये आपके पास A एंड हो गया, जिसका ये आपके पास B एंड हो गया, ये इसका आपके पास C हो गया. क्लियर? एंड on this inclined plane let us consider a body whose mass is m is placed. Now downward weight perpendicularly is mg and normal reaction is perpendicular to the body. ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा R, ये बॉडी के क्या होगा? परपेंडिकुलर. हर बार इस बात का ध्यान रखना है, वेट है वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, चाहे बॉडी को हम कैसे भी करें. क्लियर? नाउ यहां पर आपके पास जो बॉडी है वो कैसे स्लाइड करेगी बेटा? डाउनवर्ड. कैसे स्लाइड करेगी? डाउनवर्ड. तो यानी इस बॉडी के जो है वो डाउनवर्ड स्लाइड करेगी, तो जो नेट फोर्स है, मतलब स्मॉल एफ ले रहा हूं मैं, ये क्या है? स्मॉल एफ. तो स्मॉल एफ नेट फोर्स है वो किधर होगा बेटा? इस डायरेक्शन में होगा. और आपको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये कैपिटल एफ है. क्लियर? यहां पर आपके पास मैं लिख देता हूं कि जो स्मॉल एफ है ये क्या है? नेट फोर्स. क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. कैसे काम कर रहा है ये? नेट फोर्स है, डाउनवर्ड काम कर रहा है. और कैपिटल एफ क्या है? क्या है? अपोजिंग फोर्स. कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन. क्या कहा जाता है बेटा? फ्रिक्शन कहा जाता है. क्लियर? तो आपको पता है फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट होता है बॉडी के अप्लाइड फोर्स से. अब हमारे पास क्या है कि mg जो है यहां पर, इस mg को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे. तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे कि ये mg है उन दोनों परपेंडिकुलर के बीच में आना चाहिए. तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होंगे बेटा? एक तो जस्ट नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डाउनवर्ड, एक ही हो गया. और दूसरा आपके पास जो फोर्स है वो किसकी डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है. तो ये दो कंपोनेंट होंगे, दिस वन एंड दिस वन. अब ये जो कंपोनेंट है ये mg के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा. कैसा एंगल बनाएगा? थीटा. तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है बेटा? mg cos थीटा. क्या होता है? mg cos थीटा. और ये जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या होगा? mg sin थीटा. क्या होगा? mg sin थीटा. तो हमने इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया. क्लियर? अब आपके पास क्या है नेक्स्ट, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए mg cos थीटा और r जो नॉर्मल रिएक्शन है, दीज आर इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. ये इक्वल क्यों होंगे? अब आप कहोगे सर कैसे पता चला ये इक्वल है? क्योंकि जो ये मासिव बॉडी है यहां पर रखी हुई है, ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी और ना ही प्लेन के अंदर के नीचे की तरफ जाएगी. तो मतलब इसका ना तो अपवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड का मतलब वर्टिकली अपवर्ड, और ना ही वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. तो नहीं हो रहा था, इसका मतलब नेट फोर्स है इनके ऊपर कैसा काम करेगा? जीरो. इट मीन्स जो नॉर्मल रिएक्शन है R, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर. क्लियर? एक अब आगे बात क्या आती है? इस कंपोनेंट की बात आती है. क्लियर? तो अब आपको पता है बॉडी है वो स्लाइड डाउन कर रही, मतलब नीचे की तरफ जा रही है. तो जब नीचे की तरफ जा रही है इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो कहां होगा? डाउनवर्ड ही होगा. इट मींस कि जो डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है और अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो कम है. ये ऐसे ही अपवर्ड फोर्स. इट मींस जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है सरफेस के साथ वो क्या है? कम है. और ये फोर्स जो है वो क्या है? ज्यादा है. तो इसलिए जो नेट फोर्स है, कैसा फोर्स है? नेट फोर्स, जिसको बेटा मैंने अभी स्मॉल f से डिनोट किया, दैट इज इक्वल टू
यानी जो नेट फोर्स हम यहां पर निकालेंगे वो किसके बराबर होगा बेटा? डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड। डाउनवर्ड क्यों किया? क्योंकि डाउन का फोर्स कैसा है? ज्यादा, अपवर्ड फोर्स कैसा है? कम। तो यहां पर डाउनवर्ड में क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। कैसा फोर्स है ये? एम जी साइन थीटा। और अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एफ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? एफ काम कर रहा है। क्लियर? और जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होता है? एम ए, यानी एसरिलेशन के बराबर, मास इंटू एसरिलेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। यहां पर एम जी साइन थीटा माइनस एफ। यहां पर एफ क्या है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं इस आर्टिकल में क्या कि एम ए नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ। फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स की जगह हम एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू आर। क्या लिख सकते हैं? म्यू आर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया था तो यहां पर म्यू आया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो यहां पर आपके पास एम ए दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू आर। आर की वैल्यू कहां से पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। आर की वैल्यू किससे पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो कि आर की वैल्यू है वो एम जी कॉस थीटा है। किसके बराबर है? एम। तो बेटा एम ए दैट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं? एम ए दैट इज इक्वल टू यहां से दोनों साइड इसमें से क्या ले लेते हैं? कॉमन एम जी कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बच जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर? अब m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर बचेगा a दैट इज इक्वल टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन, और यू कैन से दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। यहां पर ये क्या है? उस बॉडी का क्या है? ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर क्या आएगा? एक्सीलरेशन। तो कितना एक्सीलरेशन आएगा? ए इज इक्वल टू जी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है बेटा, जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द अर्थ सरफेस। साइन थीटा, थीटा इज दिस एंगल। क्लियर? अब आप कहोगे सर ये थीटा की जगह तो हम अल्फा यूज करते थे। तो बेटा मैंने आपके प्रूव किया था अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल ऑफ रिपोज दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसलिए दोनों बराबर हैं, तो इसलिए इनको हम अल्फा भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास एक्सीलरेशन आ गया बॉडी का जब वो इंक्लाइंड प्लेन पर डाउन मूव करती है, तो इसके अंदर क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट केस था। कैसा केस था? फर्स्ट केस, जब ये थीटा जो था वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ रेपोज। तो अब हमारे पास सेकंड केस आता है। कौन सा केस आता है? सेकंड नंबर। क्या कि ये जो थीटा है ये वाला, ये लेस देन एंगल ऑफ रेपोज। अगर ये थीटा है वो एंगल ऑफ रेपोज से कैसा हो? कम। तो कम होगा, लेस होगा, तो क्या होगा बेटा? ना ही बॉडी स्लाइड डाउन करेगी अपने आप और ना ही जस्ट स्लाइड करेगी। क्लियर? अब इसके भी दो केस बन जाते हैं। क्या केस बन जाते हैं? कि अगर ये बॉडी है मूव अपवर्ड, क्या करे? जैसे ये एंगल ऑफ रेपोज कैसे क्या है? ये थीटा कम, तो कम है तो ये कहां जाएगा? डाउन। मतलब एच है वो डिक्रीज हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब एच डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर ये बॉडी है वो स्लाइड नहीं करेगी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी बॉडी को अपवर्ड मूव करने के लिए? कैसे? मूव अपवर्ड।
तो जब हम इसको ऊपर की तरफ मूव अपवर्ड करवाएंगे तो उस दौरान फोर्स की जो है वो कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेटा अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो फोर्स क्या चाहिए, mg साइन थीटा है, ये नेट फोर्स है और ये फ्रिक्शन है। तो ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो फोर्स आएगा, जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी F, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस F। तो mg साइन थीटा ये रहा, और F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि कोई भी बॉडी है बेटा, जब ये अपवर्ड मूव करेगी तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा हो जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स कहां है, डाउन जा रहा है, लेकिन जब बॉडी कहां ले जा रहे हैं, अपवर्ड, तो अप्लाइड फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां आएगा, नीचे, और नीचे की तरफ आएगा तो mg साइन थीटा फोर्स है पहले से, और क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल। तो ऊपर जाने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस पर आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स है वो होगा, क्लियर। अब यहां पर आपके पास ये जो फोर्स है इसमें mg साइन थीटा प्लस, अब ये जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा बेटा, यहां पर इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, जैसे हमने यहां पर कैलकुलेट किया था सेम। F है वो किसके बराबर होगा, म्यू आर के बराबर होगा। R किसके बराबर होगा, mg कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं F है वो किसके बराबर होगा, म्यू आर, क्लियर। अब यहां पर आपके पास जो है F दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू आर, आर कहां से, ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा। तो यहां पर दैट mg यहां से क्या ले लेंगे, कॉमन, तो mg कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये कैसा फोर्स आ गया, बॉडी को जब ये एंगल कम है, लेस है रेपोज से, तो ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो इतने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी इस बॉडी को, क्लियर, क्लियर हुआ है ना ये। अब इसी प्रकार यहां पर अगर आपके पास क्या पूछे, एसिलेशन, तो एसिलेशन पूछेगा तो A दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये mg, तो कॉमन ले ही रखा है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये तो है ही है फोर्स, प्लस इसमें और क्या जुड़ जाएगा बेटा, नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma, आई नेट फोर्स, ये और जुड़ जाएगा जो कि किसके बराबर होता है, मास इंटू एसिलेशन के, क्लियर। तो यहां पर इतना एसिलेशन जो है, बॉडी जब ट्रेवल करेगी तो उसके अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में इतना एसिलेशन आएगा, क्लियर। अब इसी के केस में तो यहां पर देखो क्या अंतर आया, यहां और यहां पे देखिए, ये बॉडी अप डाउनवर्ड मूव करेगी, ये बॉडी अपवर्ड मूव करेगी, क्लियर। अब इसी का एक केस आता है कि अगर मूव डाउनवर्ड, कैसे मूव कराना जाए, डाउनवर्ड, तो यहां पर निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेम, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, डाउनवर्ड आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर आपके पास जो फोर्स आएगा F, जैसे बेटा इसका नाम मैं F1 दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको F2 दे देता हूं मूव डाउनवर्ड में। तो F दैट इज इक्वल F2 दैट इज इक्वल टू F फ्रिक्शनल फोर्स माइनस mg साइन थीटा, क्लियर, F माइनस mg साइन थीटा। अब इस F की जगह क्या लिखोगे आप, म्यू आर, सेम, और R की वैल्यू कहां से पुट करोगे, ये, तो इतने फोर्स की क्या पड़ेगी, आवश्यकता बॉडी को डाउनवर्ड मूव करवाने के लिए, क्लियर। तो ये आपके पास था कि एसिलेशन है वो, और इसी का केस अगर पेपर में आता है आपके पास एसिलेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, तो यहां तक कर देना आप, क्लियर। ये अलग आपको समझाया गया है, जैसे कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछा जाए तो वो आप यहां पर कर सकते हैं, क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।